1962। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, ठंडी हवा और सामने एक ऐसा दुश्मन जिसे भारत ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। हमारे पास सेना थी, हिम्मत थी, जज्बा था, लेकिन एक चीज नहीं थी, सही जानकारी। दिल्ली में बैठा सिस्टम ये समझ ही नहीं पाया कि दुश्मन कहां तक तैयारी कर चुका है, किस दिशा से हमला होगा और असली इरादा क्या है। उस एक कमी की कीमत हजारों भारतीय जवानों ने चुकाई। 1962 सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक चेतावनी थी और भारत ने उस दिन समझ लिया था, अगर दुश्मन को पहले नहीं समझा गया तो बहादुरी भी कई बार बेकार हो जाती है। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। वहां भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। सूचनाएं अधूरी थी, आकलन कमजोर था। उस समय भारत के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो था, लेकिन उसका काम देश के अंदर की सुरक्षा तक सीमित था। भारत को अब एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत थी जो सिर्फ और सिर्फ देश की सीमाओं के बाहर देखे, जो युद्ध से पहले युद्ध को समझे। इसी कारण 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। भारत की पहली विदेशी खुफिया एजेंसी बनाई जाएगी। इस एजेंसी का खाका तैयार किया इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने। वो थे RN काओ। काओ ने दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों जैसे CIA, MI6, मोसाद वगैरह का अध्ययन किया और एक बात बिल्कुल साफ रखी, ये एजेंसी किसी मंत्रालय को नहीं, किसी अफसरशाही को नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी। यहीं से जन्म हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW। RAW कोई पुलिस नहीं है, RAW कोई सेना नहीं है, RAW छापे नहीं मारती, RAW गिरफ्तारी नहीं करती। RAW का काम है जानकारी इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और सही समय पर सरकार को चेतावनी देना। रॉ का असली मकसद लड़ाई जीतना नहीं, रॉ का मकसद है लड़ाई होने से पहले उसे रोक देना। रॉ को जानबूझकर एक एजेंसी नहीं, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का एक विंग बनाया गया ताकि उस पर अनावश्यक ध्यान न जाए। RAW का मुखिया होते हैं सेक्रेटरी रिसर्च, जो कैबिनेट सेक्रेटरी के जरिए प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। उनके नीचे स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग डेस्क, पाकिस्तान, चीन, मध्य पूर्व, अफ्रीका और बाकी दुनिया। RAW में विश्लेषक होते हैं, भाषाविद होते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं और ऐसे अधिकारी भी जिनका नाम कभी सामने नहीं आता। रॉ की पहली बड़ी सफलता 1971 का बांग्लादेश युद्ध था। मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण, पाकिस्तानी सेना की वास्तविक स्थिति का आकलन और युद्ध से पहले ही परिस्थितियों को भारत के पक्ष में मोड़ देना। कहा जाता है युद्ध शुरू होने से पहले ही RAW ने युद्ध जीत लिया था। इसके बाद RAW का फोकस पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर रहा। आतंकवाद, परमाणु कार्यक्रम और सीमा पार गतिविधियां। रॉ का काम हमेशा सुर्खियों में नहीं आता, लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होने से पहले रुक जाता है तो अक्सर उसके पीछे रॉ की चुपचाप की गई मेहनत होती है। उन्नीस 1975 में सिक्किम को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा था। चीन की नजरें वहां थीं और अंदरूनी राजनीति अस्थिर थी। रॉ ने जमीन पर माहौल को समझा, राजनीतिक समीकरणों का अध्ययन किया और केंद्र सरकार को सही समय पर सही सलाह दी। परिणाम ये हुआ, सिक्किम बिना किसी बड़े टकराव के भारत का हिस्सा बन गया। कभी-कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें एक भी गोली नहीं चलती।
भारत का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ वैज्ञानिक चुनौती नहीं था, वो एक रणनीतिक जोखिम भी था। आरएडब्ल्यू ने विदेशी एजेंसियों की नजर, दबाव और संभावित सैबोटाज को पहले ही भांप लिया। रॉ की असेसमेंट्स की वजह से सरकार को यह समझ आया कि कब चुप रहना है और कब निर्णायक कदम उठाना है। यही वजह है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद आगे बढ़ सका। आतंकवाद के मामलों में रॉ का नाम शायद कभी सामने नहीं आता, लेकिन कई बार जब कोई हमला होने से पहले रुक जाता है तो उसके पीछे रॉ की सूचनाएं होती हैं। सीमा पार नेटवर्क, फंडिंग रूट्स और हैंडलर्स की पहचान, ये सब काम कैमरे से दूर होते हैं। रॉ की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि कई हमलों के बारे में आम लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। नेपाल में गृह युद्ध कई सालों से चल रहा था। आरएडब्ल्यू ने पीछे रहकर मध्यस्थ की भूमिका निभाई, दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता खोला। 2006 में कॉम्प्रिहेंसिव पीस एकॉर्ड हुआ और नेपाल एक नए राजनीतिक रास्ते पर बढ़ा। ये रॉ की एक कम चर्चित लेकिन कूटनीतिक रूप से बहुत बड़ी सफलता थी। समय के साथ आरएडब्ल्यू ने समझ लिया कि जासूसी अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहेगी। सैटेलाइट इमेजरी, सिग्नल्स इंटेलिजेंस और साइबर मॉनिटरिंग, इन क्षेत्रों में आरएडब्ल्यू की क्षमता बढ़ाई गई। इसी सोच से नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आईं। आज रॉ का एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, बिना शोर किए, बिना दिखे। यूरोप, ब्रिटेन और अन्य देशों में कट्टरपंथी नेटवर्क की निगरानी रॉ की प्राथमिकताओं में रही है। रॉ का काम किसी देश के कानून तोड़ना नहीं, बल्कि खतरे की जानकारी समय रहते साझा करना रहा है। कई मामलों में विदेशी एजेंसियों के साथ जानकारी साझा कर संभावित हमलों को टालने में मदद मिली। इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है, रॉ कभी सामने नहीं आती, न कोई बयान, न कोई श्रेय, क्योंकि खुफिया दुनिया में सबसे सुरक्षित जीत वही होती है जिसके बारे में किसी को पता ही न चले। रॉ की कहानी सिर्फ सफलताओं की नहीं है। जहां इतनी खामोश जीतें होती हैं, वहां कुछ गलतियां भी होती हैं, क्योंकि खुफिया दुनिया में गलती का मतलब सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं होता, उसका असर सीधे जमीन पर पड़ता है। और जब इंटेलिजेंस असफल होती है तो उसकी कीमत हमेशा देश चुकाता है। अब इस हिस्से में हम रॉ की कुछ ऐसी विफलताओं पर चर्चा करेंगे जिनसे सीखना उतना ही जरूरी है जितना उसकी सफलताओं को समझना। उन्नीस में भारत को पाकिस्तान के कहूटा परमाणु षड्यंत्र की खुफिया जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन एक बातचीत में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने ये बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक को बता दी। इस एक बयान ने आरएडब्ल्यू का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया। पाकिस्तान सतर्क हो गया और वर्षों की खुफिया घुसपैठ एक झटके में बेकार हो गई। कभी-कभी सबसे बड़ा नुकसान दुश्मन से नहीं, अंदर से होता है। उन्नीस में गोल्डन टेम्पल परिसर में मिलिटेंट्स की ताकत, उनकी तैयारी और फोर्टिफिकेशन का सही आकलन नहीं किया गया। सेना को जमीनी हालात की पूरी तस्वीर नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन उम्मीद से कहीं ज्यादा खून खराबे में बदल गया। ये विफलता एक्यूरेट ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी को दिखाती है। श्रीलंका में एलटीटी को लेकर आरएडब्ल्यू का आकलन गलत साबित हुआ। उनकी असली ताकत स्थानीय समर्थन और रणनीति को कम आंका गया। परिणाम ये हुआ कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये इंटेलिजेंस फेलियर सीधे सैनिकों की जान पर भारी पड़ा।
1999 में IC-814 विमान को हाईजैक कर लिया गया। खुफिया तंत्र ना तो विमान को अमृतसर में रोक पाया, न हाईजैकर्स की सटीक ट्रैकिंग कर सका। आखिरकार भारत को कुछ खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा नागरिकों को छुड़ाने के लिए। ये एक संकट नहीं, एक रणनीतिक हार थी। 1999 में ही पाकिस्तानी सैनिक चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर चुके थे, लेकिन भारत को इसकी पूरी जानकारी बहुत देर से मिली। कारगिल रिव्यू कमेटी ने साफ कहा, दुश्मन के इरादों को समझने में खुफिया तंत्र नाकाम रहा। जब तक सच्चाई सामने आई, तब तक युद्ध शुरू हो चुका था। – 2004 में RAW का एक सीनियर ऑफिसर रबिंदर सिंह अमेरिका भाग गया। विडंबना ये थी कि RAW को उस पर शक था, वो निगरानी में भी था। फिर भी वो नेपाल के रास्ते अमेरिका पहुंच गया और अपने साथ संवेदनशील जानकारियां भी ले गया। ये फेलियर RAW की काउंटर इंटेलिजेंस प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। – 2008 में समुद्री रास्ते से हमले की चेतावनी मौजूद थी, लेकिन सूचना, विश्लेषण और कार्रवाई के बीच तालमेल नहीं बन पाया। 10 आतंकवादी मुंबई में दाखिल हो गए और देश ने एक भयानक हमला देखा। ये फेलियर जानकारी की नहीं, कोऑर्डिनेशन की थी। इन सभी हादसों के बाद भी एक बात समझना जरूरी है, इतनी सारी सफलताओं के बीच कुछ असफलताओं का होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि रॉ के दुश्मनों के लिए सिर्फ एक बार सफल होना ही काफी होता है। एक हमला, एक चूक, एक मौका। लेकिन रॉ के लिए सिर्फ एक बार जीतना काफी नहीं होता, रॉ को बार बार जीतना पड़ता है, रोज, हर दिन, बिना शोर के। और शायद इसी वजह से जब हम रॉ की कहानी देखते हैं तो हमें सिर्फ उनकी जीतों को ही नहीं, उनकी गलतियों को भी उतनी ही ईमानदारी से समझना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं, RAW में कैसे जाएं? देश की सबसे रहस्यमयी एजेंसी, ना वर्दी, ना पहचान, और फिर भी देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन सबसे पहले एक सच्चाई समझना जरूरी है। रॉ में आप अप्लाई नहीं करते, रॉ आपको सिलेक्ट करती है। जैसे कि हम सब अब तक जान चुके हैं कि रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम है देश के बाहर से आने वाले खतरों को पहचानना, आतंकवाद और जासूसी को रोकना और सरकार को सही समय पर चेतावनी देना। हम ये भी जान चुके हैं कि RAW सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, इसीलिए इसकी वर्किंग पूरी तरह सीक्रेट रहती है। अब सवाल ये है, अगर कोई फॉर्म नहीं, कोई एग्जाम नहीं, तो रॉ में एंट्री होती कैसे है? रॉ में जाने का पहला रास्ता सिविल सर्विसेज है, यानी IAS, IPS, IRS जैसे ऑफिसर्स में से कुछ लोगों को रॉ के लिए चुना जाता है। ये सिलेक्शन रैंक या मार्क्स से नहीं होती, ये सिलेक्शन होती है आपकी सर्विस रिकॉर्ड, आपकी डिस्क्रिशन, आपकी सोच और आपकी इंटेग्रिटी के आधार पर। कई साल की सर्विस के बाद अगर सिस्टम आप पर भरोसा करे तो रॉ आपको डेप्यूटेशन पर बुला सकती है। दूसरा रास्ता है आर्म्ड फोर्सेस, मतलब इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के कुछ ऑफिसर्स को रॉ में भेजा जाता है। खास तौर पर वे ऑफिसर्स जिन्हें स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस या स्पेशल ऑपरेशंस का अनुभव होता है। ये डेप्यूटेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और परमानेंट भी। तीसरा रास्ता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB। जैसे कि हम जानते हैं कि IB भारत की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। IB में काम कर चुके एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को रॉ में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस हैंडलिंग पहले से सीख चुके लोग रॉ के लिए ज्यादा सूटेबल माने जाते हैं। चौथा रास्ता है RA&W एलाइड सर्विस। ये सबसे रेयर रूट है। RAW कभी-कभी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स को चुनती है, जैसे फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट्स
या टेक्निकल स्पेशलिस्ट्स। लेकिन ये प्रोसेस पूरी तरह क्लासिफाइड होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। अब एलिजिबिलिटी की बात करें। रॉ की कोई ऑफिशियल एलिजिबिलिटी लिस्ट नहीं है, लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन और फिटनेस होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, आप सीक्रेट में काम कर सकें। रॉ में सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। ये ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। इसमें सिखाया जाता है इंटेलिजेंस कलेक्शन और एनालिसिस, काउंटर एस्पियोनाज, साइबर सर्वेलेंस, क्रिप्टोग्राफी, फॉरेन लैंग्वेजेस, अनआर्म्ड कॉम्बैट, इंटेरोगेशन से बचने के तरीके। रॉ की ट्रेनिंग का मकसद आपको हीरो बनाना नहीं, आपको इनविजिबल बनाना होता है। रॉ ऑफिसर की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। कोई मेडल्स नहीं, कोई इंटरव्यूज नहीं, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं। कई बार अपनी असली पहचान तक छुपानी पड़ती है। RAW की सबसे बड़ी सक्सेस वही होती है जिसके बारे में देश को कभी पता ही ना चले। RAW में जाना किसी नौकरी का चुनाव नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां नाम नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी होती है। रॉ के ऑफिसर्स रातों रात नहीं बनते, उन्हें सालों तक परखा जाता है, तैयार किया जाता है और फिर देश की सबसे संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी जाती है। फिल्मों में रॉ एजेंट बंदूक चलाते हैं, कार चेस करते हैं और अकेले ही सब कुछ बदल देते हैं, पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असली रॉ धीमी होती है, धैर्य वाली होती है और कई बार उबाऊ भी लग सकती है, लेकिन वही सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि असली इंटेलिजेंस चमक धमक में नहीं, खामोशी में काम करती है। रॉ के एजेंट जब मिशन पर निकलते हैं तो उन्हें पता होता है शायद उनका नाम कभी सामने नहीं आएगा, कोई मेडल नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, लेकिन अगर देश सुरक्षित रहा तो वही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। रॉ न हीरो है न विलन, रॉ एक जरूरत है, एक ऐसी जरूरत जो जितनी कम दिखाई दे उतनी बेहतर होती है। ये थी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की सबसे खामोश लेकिन सबसे जरूरी ताकत।